सो यहाँ से अब नेक्स्ट करेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इन दोनों की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है हैज़ गॉट सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेम लैम्डा मतलब, ठीक है, जिनका लैम्डा सेम है। सो विच हैज़ किसकी लार्जर टोटल एनर्जी, किसकी जो है वो टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी, विच हैज़ लार्जर टोटल एनर्जी, फोटोन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो यदि इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का सेम लैम्डा है तो किसका टोटल एनर्जी ज़्यादा होगा, लेट अस चेक नाउ। सो आप शुरू करते हैं कि एनर्जी जो होती है बेसिकली, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो होगी ना इलेक्ट्रॉन की, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन होगी वो हो जाएगी ई, इलेक्ट्रॉन को ई बोल देते हैं, हो जाएगी आपकी mc², ठीक है। एंड टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ऑफ फोटोन पी बोल देते हैं, वो h न्यू होगी और hc/λ, ठीक है। वैसे ये वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। सो आपको पता है उनकी दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो लैम्डा यदि आपको याद है तो पुट कर दो, लैम्डा होता है मटीरियल पार्टिकल का h/mv, पुट करो यहाँ पे। सो बन गया h/mv, एच कट जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यूज पुट कर दी तो ये बन गया आपका mv ऊपर चला जाएगा mvc, ये आ जाएगी आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो एनर्जी ऑफ डिवाइडिंग 1/2 E/EP, दोनों को डिवाइड करो। सो it will get mc²/what mvc, mm कैंसिल, एक c कैंसिल। सो आपके पास ये बचेगा यहाँ से E/EP इज इक्वल टू, बोलो c एक कैंसिल हो गया ना, एक c बचा और नीचे b बचा। अब बताएं दोनों में बड़ा कौन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी c के बराबर है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, मतलब c बहुत बड़ा है। c इज ग्रेटर दैन v, c यदि ग्रेटर दैन v है तो ई को भी बड़ा होना पड़ेगा EP से, तभी इक्वेशन वैलिड होगी ना। देयरफॉर एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर दैन टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। तो टोटल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, बोलो इलेक्ट्रॉन की, ये आंसर, समझे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए अब आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, और फिर डिवाइड ऐसे ही करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन की तो टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी ना, और काइनेटिक एनर्जी फोटोन की ज़्यादा होगी, तो ये प्रूव करेंगे। आप अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो टोटल की जगह कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन। सो पढ़िए, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैज गॉट सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच हैज़ लार्जर काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी बेसिकली इलेक्ट्रॉन की, वो आपको पता ही है कि के ई बोल देते हैं, हाफ mv², मास यदि उसका m है, वेलोसिटी v है, तो ये होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एंड टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एक ही बात है। क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एंड टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एक ही बात है, वो h न्यू ही होगी। सो इसका मतलब ये आ गया, ये फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया, ठीक है। सो आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। सो इसमें 2/1 करिए, डिवाइडिंग 2/1। So 2 means kp upon ke is equal to, इसको ऊपर लिखिए mvc/what, हाफ mv², काटो, v से v कट गया, m से m कट गया, 2c/v। अभी मैं पता ही आपको c बड़ा होता है v से, तो 2c तो और बड़ा हो गया, c ग्रेटर दैन v, देयरफॉर kp इज, यदि ये चीज़ इससे बड़ी है तो फिर इसको भी इससे बड़ा होना पड़ेगा, kp इज ग्रेटर दैन ke। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, बोलो फोटोन की। तो फोटोन हैज़ लार्जर काइनेटिक एनर्जी, ये था क्वेश्चन।
ठीक है। सो यदि मैं आगे बढ़ूँ तो बात करेंगे पिछले क्वेश्चन में जो किया था ना हमने। देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ क्या आया था, देखो यहाँ हमने पढ़ा था ई बोल दिया था ना, तो यहाँ क्या था बेसिकली mc² था, ठीक है, और ये सेम ही था। सो फिर डिवाइडिंग 1/2 किया था ना, मतलब ई अपॉन क्या किया था EP, तो फिर ई किससे बड़ा आया था, यहाँ सॉल्व करके C अपॉन B। अब C बड़ा होता है V से, तो ई को भी बढ़ाना पड़ेगा EP से, इसलिए यहाँ 1/2 किया था, यहाँ 2/1 करेंगे, यहाँ सिंपल है बाकी, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लिख दिया उसने कहीं, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज़ गॉट सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, विच हैज़ लार्जर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इसमें अब आपने सिंपली दिया ऐसा क्वेश्चन कि प्रोटॉन है फोटोन नहीं है, तो फिर हमने लैम्डा लिखना क्या होता है 2m रूट होता है, फिर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। अब इसमें सेम लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा यदि सेम हो गया तो सारा का सारा फैक्टर ही कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। ये h था, फॉर्मूला लिखना डी ब्रोगली वेवलेंथ का लिख दिया। अब इसमें लैम्डा और h तो कांस्टेंट हो गए, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम दी हुई है, मीन्स कांस्टेंट हो गई। सो इसका मतलब √2m कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं होगा। और फिर यहाँ आपका √2 भी कांस्टेंट है, तो m √, कांस्टेंट हो गया ना, रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये m का प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और फिर एनर्जी पूछी है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 1/m, ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो किसका, जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। एज मास इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ व्हाट, प्रोटॉन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, प्रोटॉन से। फिर ऐसे करना, समझे। सो इसी क्वेश्चन में यदि उसने ऐसे किया, सेम काइनेटिक एनर्जी लिख दिया और पूछा किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो कैसे करेंगे, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे करेंगे भी बताओ, हैज़ गॉट सेम काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख दिया। लार्जर लैम्डा किसका होगा, तभी कांस्टेंट कर दिया इसने, सेम फॉर्मूला लिखना है। सो फिर यहाँ से लैम्डा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बचा √m, ठीक है। अब जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, सो फिर वैसे ये लिखना, ये एज मास ऑफ, तो इसमें ई सेम कर दिया ना, सेम काइनेटिक एनर्जी कर दी, तो ई को फिर सेम कर दो, ई सेम हो गया, एच कांस्टेंट एच और ई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में चले गए, √2 ही प्रोपोर्शनलिटी में चला गया, तो यहाँ √m ही बचा ना। सो m जो है वो इलेक्ट्रॉन का कम है प्रोटॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें किधर क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैसे किसने बोल दिया कि, आपने याद रखना कि जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का, सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग लिखा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ ड्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ ट्रिटियम, और फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये रखें ध्यान, ये चीज़ नहीं आपने बोलनी है बस। सबसे कम मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का, उससे ज़्यादा ड्यूट्रॉन का, उससे ज़्यादा ट्रिटियम का, उससे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा हुआ, तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा हुआ तो सबसे कम होगी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसमें किसी भी दो पार्टिकल को उठा के आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि, जैसे मैं यहाँ थोड़ी सी बात कर लूँगा कि जैसे मान लो आपको फोटोन की एनर्जी दी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की बात हो रही है, सो बताओ कि इस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी। तो आपने सिंपल बोलना कि एनर्जी की वैल्यू कितनी दी, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया।
अब इसको जूल में कन्वर्ट करना, वेवलेंथ पूछा, वेवलेंथ का मीटर होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 इंटू ई की वैल्यू पुट कर दो, 1.6 इंटू 10⁻19 और ये जूल बन गया, ठीक है। तो फिर ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा ई होता है, सो लैम्डा यहाँ से निकाल दो, सो लैम्डा हो जाएगा यहाँ से एच सी अपॉन ई, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो और ई की वैल्यू ये पुट करनी है और मीटर में आ जाएगा वेवलेंथ फोटोन का, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि जैसे किसी ने बोला कि अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी है आपको 6 इंटू 10⁻⁴ कुछ भी दे दी, चलो लो ये दे दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये दे दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिस मच। तो उसने बोला कि फाइंड इट्स, यहाँ वेवलेंथ यहाँ आएगी, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैसे करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो उसकी, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सो एनर्जी वाला फॉर्मूला ये है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m_e। बस ये रखना आपने ध्यान की, ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली ये E इज इक्वल टू 6 इंटू कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नहीं तो उसके जूल बनाने हैं, यहाँ पे रखना ध्यान, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये बनाने पहले, और फिर ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी ई की जगह ये, और मास आपको बताइए इलेक्ट्रॉन का नहीं है तो वहाँ दिया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये वैल्यू यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ मीटर में आ जाएगी, ऐसे करेंगे, ठीक है। और एक और मैं यहाँ न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जैसे हमने किया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ये, तो ये ग्राफ आपका आया था बेसिकली, किस चीज़ के लिए आया था ग्राफ, ये ओरिजिन आ गया, इधर को एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस है, इधर को वाई डैश है। तो ये बताया था मैंने कि दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इधर को न्यू प्लॉट हो रहा है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी लाइट की प्लॉट हो रही है, और इधर को स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट। सो ये ग्राफ था आपका, ठीक है। और मैंने बताया था कि लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तभी होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। सो यहाँ से जो आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू फाइंड, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाउ विल यू फाइंड Planck's constant h and work function phi। h क्या है, Planck's constant। सो आपने पहले तो लिखना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखना। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलो क्या होती है। सो उसमें बताया था मैंने कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी सिंपली वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और न्यू इंसिडेंट जो लाइट है इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी है, और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से वी नॉट निकालिए, सो ये बन जाएगा आपके पास एच अपॉन ई न्यू माइनस ई नीचे चला जाएगा, एच अपॉन ई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है ना, एच अपॉन ई न्यू नॉट, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विद, यानी कंपेयर इट विद y is equal to mx plus c, देन यू विल फाइंड स्लोप क्या आ जाएगा इस ग्राफ का, एच पॉइंट का स्लोप निकालना। तो मैंने बोला इस पॉइंट, इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को बोल दिया, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो ए के लिए फिर आपने पता करना है यहाँ, और फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और ये एंगल जो होगा थीटा, इसका tan ले लेंगे, वो होगा स्लोप। तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली आ गया आपका डेल्टा, इसका चेंज आ गया, कौन है ये, डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट आ गया यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ से आ गया डेल्टा न्यू नॉट, ये डेल्टा न्यू नॉट, ठीक है। सो ये आ गया आपका। सो कंपेयरिंग दिस विद दिस यू विल गेट स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ वी नॉट
फ्रीक्वेंसी ग्राफ कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू, ये आ गया। ये इसके और इसके बीच तो हमने ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ वी नॉट और न्यू के बीच किया, यहाँ बाई और एक्स को पता ही है, और सी ये बाई इंटरसेप्ट होता है ना। सो स्लोप ऑफ ग्राफ आ जाएगा एच अपॉन ई, ये, और स्लोप ऑफ ग्राफ होता है tan थीटा, और tan थीटा फिर आपने इस ट्राइंगल से ले लेना, इस ट्राइंगल से ले लेना आपने tan थीटा, इसको बोलना सी, इस पॉइंट को, ठीक है। सो tan थीटा आ जाएगा एच अपॉन ई, ये आ गया। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो डेल्टा बी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, और फिर यहाँ से आप एच निकाल सकते हो। सो एच आ गया आपका यहाँ से डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट इंटू ई, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो प्लैंक्स कांस्टेंट ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। और फिर यदि आपको निकालना है तो ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक वाई इंटरसेप्ट, और ये होता है वाई इंटरसेप्ट सी, सी जो है बेसिकली सारा ये कितना है माइनस एच न्यू नॉट अपॉन कितनी है इसकी वैल्यू ई, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया क्या, वाई इंटरसेप्ट, क्या वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ से यदि आपका एक ग्राफ आ गया ना, तो फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको जो वर्टिकल ये जो है ये, सो व्हाट इज दिस सी, दिस सी इज दी व्हाट वाई इंटरसेप्ट, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ये। सो इंटरसेप्ट जो है बेसिकली वो आपका सी है, ठीक है। सो एच न्यू नॉट अपॉन जो आपका, सो बाई जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ये देखो यहाँ कंपेयर करो ना। सो फ्रॉम दिस ग्राफ जो आपका इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस वो है माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, तो इंटरसेप्ट जो है बेसिकली वर्टिकल एक्सिस पे वो है कितना है बोलो, ये है ये सारा कंपेयर करो इसको, इसको सी है ना इंटरसेप्ट, तो सी के साथ कंपेयर करेंगे तो माइनस एच न्यू नॉट अपॉन वट ई। सो यहाँ से एच न्यू नॉट तो वर्क फंक्शन होता है, बन गया माइनस फाइव अपॉन ई, वर्क फंक्शन है ना एच न्यू नॉट। सो फाइव यहाँ से निकाल सकते हो, फाइव इज इक्वल टू, सो यहाँ से आ गया आपका फाइव इज इक्वल टू माइनस ई यहाँ से इंटू इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस, ये। तो यहाँ से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। क्वेश्चन था कि वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ से आ गया और वर्क फंक्शन यहाँ से आ गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। सो जो नेक्स्ट आज के लिए लास्ट है वो है आपका कि जो नेक्स्ट है आपका वो है ये, ध्यान सुनेंगे लास्ट आर्टिकल आज के लिए। सो ये है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। टू एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे हम, ठीक है। सो डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या क्या किया गया, ध्यान लगाएंगे इधर।
ठीक है, मतलब प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। तो इसमें क्या किया, इसमें एक निकल क्रिस्टल लिया इसने, उसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन से ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गन मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फॉल करेंगे इस निकल क्रिस्टल के ऊपर। ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेड टू इंसिडेंट ऑन दिस निकल क्रिस्टल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ेंगे तो निकल क्रिस्टल के जो एटम्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर कर देंगे। ठीक है, और जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम की डिफरेंट डायरेक्शन में वो इस डिटेक्टर के द्वारा ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है, इट इज फाई इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, फाई इस डायरेक्शन में एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई है, एक बैलेंसिंग एंगल है थीटा। ठीक है, सो ये बोला उसने। और उसने ये एक चीज़ और करी, क्या किया एक बार फिर उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये चीज़ें थी, है ना, इलेक्ट्रॉन गन है, निकल क्रिस्टल है और ये डिटेक्टर है। सो व्हेन ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेड टू फॉल ऑन दिस निकल क्रिस्टल, देन जो इसके एटम्स हैं निकल क्रिस्टल के वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे, और जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम की दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर। ठीक है, सो यदि हम बात करें कि क्लासिकल जो फिजिक्स है वो क्या बोलती है कि जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम की वो चेंज नहीं होगी। क्या बोला, क्लासिकल फिजिक्स ये बोलेगी कि जो इंटेंसिटी ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम विल रिमेन सेम एट ऑल स्कैटरिंग एंगल्स एंड ऑल एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम जो है वो क्या रहेगी क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वो सभी डायरेक्शन में, मतलब हर स्कैटरिंग एंगल पे क्या रहेगी भी सेम रहेगी। स्कैटरिंग एंगल यहाँ क्या है, फाई। ठीक है, मतलब सभी फाई एंगल्स के लिए वो क्या रहती है, सेम रहती है, ये बोल रही है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ऑल फाई के लिए। बट एक्सपेरिमेंटली जो जर्मर ने देखा, वो देखा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम की वो डिपेंड करती है फाई पे भी, और डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे भी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है। क्या बोला एक बार फिर, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि नहीं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम जो है वो स्कैटरिंग एंगल पे भी डिपेंड करेगी और डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब फाई पे डिपेंड करेगी और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगी। फिर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम फॉर दिस स्कैटरिंग, एक एंगल ले लिया उन्होंने, मान लेते हैं 50 डिग्री लिया, और फिर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को उन्होंने चेंज किया, पहले कुछ रखी फिर इंक्रीज़ करी, करते गए इंक्रीज़। फिर तो ये ग्राफ आए, फिर क्या क्या, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बीच एक फिक्स्ड एंगल के लिए ये ग्राफ आए। सो दीज आर योर ग्राफ्स, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा कि ये ये इंसिडेंट बीम है, तो ये देखो ये स्कैटरिंग एंगल यहाँ दिख रहा है आपको, ये इस तरफ आपकी मतलब वो डिटेक्टर लगाओ इधर, तो ये एंगल 50 है सब में। ठीक है, ये एंगल सब में ही 50 है, यहाँ बना हुआ यहाँ भी बना सकते हैं, इस सब में एंगल कितना है बोलो, 50 डिग्री। स्कैटरिंग एंगल 50 है तो उसने क्या किया, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज अलग अलग करी। तो उसने ये देखा इस ग्राफ में कि अलग अलग एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पे, जो अलग अलग एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है, फोर्टी 44 वोल्ट है, फिर बढ़ा दी, ठीक है, फिर और बढ़ा दी, फिर और बढ़ा दी, तो उसने ये देखा कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डॉटर लाइन आपको दिख रही है यहाँ तक, इस डॉटर लाइन की जो इंटेंसिटी है, बेसिकली ये ऑब्जर्व किया जा रहा है ग्राफ से कि जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम की, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम in a given direction is directly proportional to length of this, ये डॉटर लाइन दिख रही है, लेंथ ऑफ डॉटेड लाइन, हाँ, लेंथ ऑफ डॉटेड लाइन फ्रॉम point of scattering in that direction, from point of scattering
इन दैट डायरेक्शन। इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, ये है इसमें ग्राफ में। तो ग्राफ से ये लग रहा है हमें, फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट कि ये जो आपकी इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम की, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ इंक्रीज़ हो रही है। और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम का मतलब कि ये देखो ये यहाँ, ये मतलब यहाँ से लेके ये पॉइंट ऑफ स्कैटरिंग ओ ले लेते हैं, यदि ये पॉइंट ऑफ स्कैटरिंग है, पॉइंट ऑफ स्कैटरिंग को ओ बोल दिया, ठीक है। सो मतलब इंटेंसिटी, जो स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी है वो इस लाइन की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। और इस लाइन की लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी वोल्टेज पे है, बोलो 54 वोल्ट पे। ये देखो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ डॉटर लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्कैटरिंग। पॉइंट ऑफ स्कैटरिंग ओ था निकल क्रिस्टल में, इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इस ग्राफ में, ये बम्प्स आ रहे हैं, देखो बम्प्स आ रहे हैं, ये 50 डिग्री एंगल पे बम्प्स आना शुरू होते हैं। तो ग्राफ से ये चीज़ें क्लियर है कि बम्प्स अक्कर इन ग्राफ, ठीक है, बम्प्स आते हैं ग्राफ में, बम्प्स अक्कर इन ग्राफ एट कितने डिग्री, हाँ हाँ 50 डिग्री पे, 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना, 50 डिग्री, ठीक है। और फिर ये जो साइज़ है बम्प का, ये जैसे जैसे हम एक्सीलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बम्प का साइज़ यहाँ छोटा है, यहाँ देखो और बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया, और फिर डिक्रीज़ करना शुरू किया। ऐसे एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज़ किया, साइज ऑफ बम्प फर्स्ट इंक्रीजेज, फिर ये मैक्सिमम बन गया एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये देखो यहाँ छोटा हो गया फिर, ठीक है। सो यहाँ से बोलने का ये मतलब है कि जो बम्प अक्कर आए, जो बम्प्स आए ग्राफ में, वो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है। और फिर इसका साइज मैक्सिमम हो जाता है 54 वोल्ट पे, और फिर आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं तो फिर पंप का साइज़ डिक्रीज़ करना शुरू करता है। तो ये है इस ग्राफ से, ठीक है ना। साइज ऑफ पंप इंक्रीज़ करेगा जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगी, इंक्रीजेस एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। फिर आपका जो पंप का साइज़ है वो कितने डिग्री पे जाके, एंड थर्ड केस में जो साइज़ है पंप का, साइज ऑफ पंप बिकम्स मैक्सिमम एट V इज इक्वल टू कितना वोल्ट, 54 वोल्ट, एंड उस टाइम स्कैटरिंग एंगल इन सब में 50 डिग्री है, 50 डिग्री, ठीक है। सो ये उसने ऑब्जर्व किया। अब देखो ये तो एक्सपेरिमेंटली हो गया, अब थ्योरेटिकली क्या था, थ्योरेटिकली ये था, देखो थ्योरेटिकली ये था, ठीक है। सो थ्योरेटिकली भी आप चीज़ें जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए, देखो ये आ गया। सो आगे हम बात करने जा रहे हैं कि जो नेक्स्ट हुआ, सो फ्रॉम ग्राफ जो मैं आपको बता रहा था, जो जो आपका थीटा एंगल था, एक ऐसी लाइन बनी थी ना निकल क्रिस्टल पे, ऐसे था ना निकल क्रिस्टल, एक ऐसी लाइन बनाई थी मैंने, और फिर यहाँ से जो एंगल था ऐसे इधर को स्कैटरिंग एंगल, ये ऐसे वर्टिकली पड़ी थी ये चीज़, तो टोटल एंगल तो होगा 180, ये एंगल फाई कितना था 50 डिग्री, ठीक है। और फिर ये थीटा है और इधर को भी थीटा ही है ये, तो ये टोटल एंगल 180 है, तो ये बन गया थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो थीटा जो है बेसिकली इसको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। सो आ जाएगा 65 डिग्री। कौन सा एंगल बोला, ग्लेंसिंग एंगल, ये रखें ध्यान, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बीम पड़ा था, ये था वो निकल क्रिस्टल, ये इलेक्ट्रॉन बीम था, और ये आपका कौन सा क्रिस्टल था वही जिसके ऊपर पड़ा था, ये निकल क्रिस्टल, ठीक है। सो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री के लिए मैंने आपको ग्राफ बताए। सो ये वाला एंगल तो 550 है, वो कर दिया हमने यहाँ, इसको 5 बोला था इस एंगल को, यहाँ से यहाँ तक है। तो फिर ये थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 180, सो ये आ जाएगा आपका थीटा 65 डिग्री। सो थोड़ा सा आगे चलने की बात करें, ब्रैग्स इक्वेशन होती है अभी एक। सो ब्रैग्स इक्वेशन होती है फॉर मैक्सिमा, जब इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम दिखे लाइट की, फॉर मैक्सिमा इन डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये कंडीशन होती है, याद रखेंगे, फॉर मैक्सिमा इन डायफ्रैक्शन पैटर्न
ये होती है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो एन की वैल्यू यहाँ 1 है, हेयर एन इज इक्वल टू 1। और जो डी की वैल्यू है निकल क्रिस्टल के लिए, एटम्स के बीच का डिस्टेंस रहता है ये निकल एटम्स के बीच, वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम। और फिर थीटा आपको यहाँ भरना है कितना, अभी जो निकाला 65 डिग्री। यदि मैं इनको पुट करूँगा ना सभी को, तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो आएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम, इतना आएगा लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ इतनी आएगी। तो ये ध्यान से सुनेंगे। अब लास्ट लाइन सुनेंगे ध्यान से कि मैं जो बोलना जा रहा हूँ वो ये है कि एक्सपेरिमेंट से थ्योरेटिकली फिर ये आई वैल्यू ना, है ना, फॉर मैक्सिमा इन डायफ्रेक्शन पैटर्न लैम्डा आ गया इतना। सो इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर इफ, यदि इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी इतनी ही आ जाए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है इसकी, 12.27 अपॉन क्या बताया था मैंने, √v एंगस्ट्रॉम। और √v की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, जो मैक्सिमम आ रही थी आपकी बम्प का जो साइज़ है, स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही थी वो 54 वोल्ट पे आ रही थी। तो मतलब v की वैल्यू कितना वोल्ट है, 54 वोल्ट। तो यहाँ 54 भर दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 54 अंडर रूट। यू सॉल्व इट, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1.66 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ एग्री कर रही हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसका कैसा नेचर होता है, वेव नेचर। ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव, ये डेविसन और जर्मन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करें कि यदि हम आगे बढ़ें तो बात करेंगे कि ठीक है, ये जो एक मटेरियल मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको बोलते हैं मैटर वेव। सो व्हाट इज मैटर वेव, वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। सो मैटर वेव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ, ये कंडीशन है, इफ जो वेवलेंथ है लाइट की, जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है, साइज ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है। मैटर वेव्स कैन बी ऑब्जर्व, यदि ये कंडीशन आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ग्रेटर, वेरी मच ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए तो मैटर वेव्स कैन बी ऑब्जर्व। क्वेश्चन ये आता है, हो सकता है कि हाँ, मैटर वेव्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन योर डेली लाइफ। वाई मैटर वेव्स cannot be observed in your daily life। ठीक है, डेली लाइफ में ये ऑब्जर्व नहीं हो सकती, क्यों? ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। कंसीडर एक स्टोन, सॉल्यूशन देते हैं इसका। मान लो एक स्टोन है, कंसीडर स्टोन हैविंग मास जो है उसका वो है 10 kg। ठीक है, ये चलो 1 kg। ठीक है, कंसीडर स्टोन हैविंग मास कितना भाई, 1 kg। and suppose it is moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी इसकी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी। अब एच की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और मास इसका, स्टोन का जो मास मैंने दिया, मटेरियल पार्टिकल है ना, मटेरियल पार्टिकल उठा लो कोई, 1 किलोग्राम का मैंने स्टोन उठा लिया 10। तो इसकी जो वेवलेंथ आ गई वो आ गई, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, है ना। सो क्वेश्चन है कि जो लैम्डा है वो बहुत ही छोटा आ रहा है, किससे, साइज ऑफ स्टोन से। ऑब्जेक्ट यहाँ कौन लिया मैंने, साइज ऑफ
स्टोन, क्योंकि साइज ऑफ स्टोन कितना हो सकता है, जैसे मान लो स्टोन है, स्टोन का साइज कितना हो सकता है, डायमीटर, डायमीटर को बोलेंगे ना साइज, तो डायमीटर कितना हो सकता है इसका, डायमीटर इसका हो सकता है मान लो 0.2 मीटर। अब 0.2 मीटर बहुत बड़ा नंबर है इसकी तुलना में। ये जो वेवलेंथ आई स्टोन की, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई वो इतनी आई, बहुत कम नंबर है। देखो 10⁻⁻35 आ रहा है यहाँ पे, समझे बात मेरी। तो दिस इतनी आई मीटर में, और ये स्टोन का जो डायमीटर है वो इतना है सपोज, तो इसका मतलब लैम्डा इज़ वेरी वेरी लेस देन व्हाट, साइज ऑफ स्टोन। लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ स्टोन। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को यदि आप डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स को ऑब्जर्व करना है आपने, तो ये कंडीशन है उनके लिए कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, और इस केस में उल्ट हो गया, वेवलेंथ तो बहुत कम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ कौन था, स्टोन। इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव्स या कैन से मैटर वेव्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन योर डेली लाइफ। वी कैन नॉट ऑब्जर्व मैटर वेव्स इन आवर डेली लाइफ। ओके ओके देन आज के लिए इतना ही।